पीरियोडिक टेबल। हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं कि अगर हम एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़े तो शायद हमें काफी टाइम लग जाए। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमें जो सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट है वो एक ही ग्रुप में आ जाए। तो अलग अलग एलिमेंट की स्टडी ना करके हमें ओनली एक ही टाइप के, अगर एक ही जो फर्स्ट मेंबर जो होता है अगर हम उसी एलिमेंट की स्टडी करते हैं तो बाकी के जो अदर एलिमेंट होंगे उनकी स्टडी अपने आप हो जाएगी। तो अलग-अलग साइंटिस्ट है, अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग अटेम्प्ट किए अपने डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेबल बनाई। टेबल में जो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो एलिमेंट उनको एक ही कॉलम में रखा, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं एलिमेंट उनको डिफरेंट कॉलम में रखा। तो इस तरीके से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स को अलग अलग कॉलम में रखा, और अलग अलग कॉलम में उन्होंने इसलिए रखा ताकि पर्टिकुलर अगर हम किसी एलिमेंट की स्टडी करें तो वो इजी हो जाए, हम इजीली उसको स्टडी कर हम इजीली किसी भी एलिमेंट की स्टडी कर सके। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल, दैट अ पीरियोडिक टेबल may be defined as a table giving the arrangement of all the non-elements according to their properties, so that elements with similar properties fall within the same vertical column, and element with dissimilar properties are separated। तो पीरियोडिक टेबल का जो मेन एम था वो यही था कि सेम प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स को एक कॉलम में रखा जाए और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड को अलग रखा जाए। जैसे कि जब हम किसी शॉप में जाते हैं तो उस शॉप में पर्टिकुलर एक जो सामान होता है, जैसे कि हम बात करें सोप्स की, या फिर हम वहाँ पर बात करें टूथपेस्ट की, डिटर्जेंट पाउडर की, क्रीम्स की। तो ये सब जो होते हैं अलग अलग जो आइटम्स होते हैं वो अलग अलग जगह शॉपकीपर अरेंज करके रखता है, ताकि जब जब भी कोई कस्टमर आए उसके पास परचेजिंग के लिए तो वो इजीली वो अपना सामान निकाल के उसको दे दे, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो पीरियोडिक टेबल भी इसी तरीके का अरेंजमेंट है एलिमेंट्स के लिए, ताकि हम इजीली जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स की स्टडी कर सके। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अटेम्प्ट किए। द फर्स्ट अटेम्प्ट इज गिवन बाय लेवोशियर। सबसे पहला जो अरेंज किया था वो किया था लेवोशियर ने, और उसने जितने भी एलिमेंट्स थे बाय लेवोशियर इसने क्या कहा, लेवोशियर साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने ये कहा कि उस टाइम जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उन सभी एलिमेंट्स को लेवोशियर ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज मेटल एंड सेकंड इज नॉन मेटल्स। फर्स्ट इज मेटल्स एंड सेकंड इज नॉन मेटल्स। तो लेविशियर ने ये कहा कि जितने भी एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टीज उनको डिवाइड किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। उसने कैसे डिवाइड किया, उसने प्रॉपर्टीज देखी। उसने देखा कि जिस एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी है कि वो डक्टाइल है, वो मिलिएबल है, या फिर वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो उसने ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट देखे जिनमें ये सब प्रॉपर्टी शो हो रही थी तो उसको तो रखा उसने मेटल्स में, और वे सभी एलिमेंट जो कि ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे उसको उसने रखा नॉन मेटल में। तो इस तरीके से लेवोशियर ने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई किया टू पार्ट्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट इसका जो ड्रॉबैक्स था वो ये था कि इसने मेटल और नॉन मेटल के बारे में तो बता दिया, बट व्हाट अबाउट द मेटेलॉइड। मेटेलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है, यानी कि ये जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स भी थे जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे थे और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे थे। तो हम इन मेटेलॉइड्स को, जिन्हें कि मेटेलॉइड्स कहा गया है, इन मेटेलॉइड्स को कहाँ रखें, उनको मेटल्स में रखें या फिर नॉन मेटल्स में रखें। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। सेकंड जो उसका ड्रॉबैक था वो ये था कि जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास दो मेटल है। एक मेटल तो है हमारे पास सोडियम और एक मेटल है हमारे पास लेड।
दोनों के दोनों मेटल है, बट हम इनकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे ही इनको सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम बात करें सोडियम और लेड की, तो दोनों के दोनों मेटल है, बट दे है इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है विच आर क्वाइट डिफरेंट। तो ये जो लेवोइशियर ने जो क्वालिफिकेशन दिया था, लेवोइशियर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये क्लासिफिकेशन सही नहीं था, क्योंकि ये सभी एलिमेंट से उन पर लागू नहीं हो पा रहा था। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद आए, ये तो था सबसे फर्स्ट लेवोइशियर, उसके बाद आया डॉब्रिनर। सेकंड अटेम्प्ट किया डॉब्रिनर ने, डॉब्रिनर ट्रायड्स। डॉब्रिनर आया, डॉब्रिनर ने क्या कहा, इसने जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर थे, उस टाइम जितने भी एलिमेंट डिस्कवर थे, उन सभी एलिमेंट्स के उसने तीन तीन के पेयर बनाए, तीन तीन के ग्रुप बनाए। और उसने तीन तीन के ग्रुप किसके अकॉर्डिंग बनाए, उसने तीन तीन के ग्रुप बनाए। तीन तीन के ग्रुप जो उसने बनाए, उसमें उसने देखा कि फर्स्ट तो उसमें क्या होना चाहिए, जो ग्रुप बनाया उसने वो सिमिलर प्रॉपर्टीज के होने चाहिए, यानी कि जो तीन के ग्रुप बनाया उसने, उन सभी की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज। और सेकंड उसने क्या कहा कि जैसे सपोज करो उसने तीन तीन के जो ग्रुप बनाए, जैसे सपोज करो कि उसने बनाया तीन का ग्रुप ए बी सी, कोई भी तीन एटम्स के उसने ग्रुप बनाए, तो उसने ये कहा कि जो साइड वाले जो एटम होते हैं उनके एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है, उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा, जो जो उनके जो साइड वाले एटम से उनके एटॉमिक मास का एवरेज इक्वल होगा जो सेंटर एटम है उस एटम के एटॉमिक मास के। कैसे, जैसे उसने एक तीन का ग्रुप लिया, और ये जो तीन का ग्रुप था उसे उसने नाम दिया ट्रायड। तो ही अरेंज्ड एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप्स ऑफ थ्री कॉल्ड ट्रायड। उसने जो दिया ट्रायड वो ये था, एलिमेंट ऑफ ट्रायड, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ ट्रायड। उसके बाद उसने दिया ये सिंबल यहाँ पर और एटॉमिक मास। सबसे पहले जो उसने ट्रायड लिया था, ट्रायड में फर्स्ट लिया उसने लिथियम। लिथियम का सिंबल हम जानते हैं होता है Li, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7। सेकंड लिया उसने सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, और इसका एटॉमिक मास होता है 23। उसके बाद लिया उसने पोटेशियम, पोटेशियम का जो सिंबल होता है जिसके, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 39। तो उसने सबसे पहले जो ट्राइड बनाया वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, दैट इज Li, Na और K। तो उसने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था कि इनकी जो ट्राइड बनाया है, यानी कि जो तीन तीन के हमने ग्रुप लिए हैं, उन सभी की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो जो उसने तीन के ग्रुप बनाया, यानी कि ये Li, Na और K, तो इसने जो ये ग्रुप बनाया उसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, और इनकी प्रॉपर्टी सेम होती भी है, क्योंकि Li फॉर्मेशन करता है Li प्लस का, सोडियम फॉर्मेशन करता है Na प्लस का, और पोटेशियम फॉर्मेशन करता है K प्लस का। उसने ये तो शो हो रहा है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट, बट जो उसका सेकंड स्टेटमेंट था वो ये था कि जो एंड पे जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज जो सेंटर वाला एटम है उसके एटॉमिक मास के इक्वल होना चाहिए। अब वो भी चेक कर लेते हैं, या तो इक्वल होना चाहिए या ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो वो ट्राइड बना रहा है वो सही है, तो देखते हैं 7 प्लस 39 अपॉन 2, एवरेज इसी तरीके से निकाला जाता है, और इसका जो आएगा वो होगा 23। 23 ही सोडियम का एटॉमिक मास है, यानी कि इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट राइट हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये जो उसने ट्राइड लिया वो सही है। इस तरीके से उसने कुछ और ट्राइड्स भी लिए, कुछ एग्जाम्पल और लिए उसने। जो उसने एग्जाम्पल लिए ये हैं रिलेटिव एटॉमिक masses, average of atomic mass of the first
एंड थर्ड एलिमेंट। उसने कुछ और ट्राइड्स भी लिए जिनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जो उसने फर्स्ट ट्राइड लिया वो था एस, एस ई और टी ई। इसके जो रिलेटिव एटॉमिक मास है विच इज 32, 79 एंड 128। और जो एवरेज निकला मतलब कि जो इसके साइड के जो एटॉमिक मास है उन एटॉमिक मास का जो एवरेज आया वो हम कैसे निकालेंगे? वही 32 प्लस 128 कितने हैं टोटल? 2 है, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, हमारे पास वैल्यू आएगी 80। उसका नेक्स्ट ऐड था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इसके जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं विच इज 35.5, 80 और 127। इसका भी हमें वही एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज हम निकालेंगे 35.5 प्लस 127 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 81.27। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन का जो ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो आ रहा है 80 और हमने जो एवरेज एटॉमिक मास निकाला है वो है 81.27। तो ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि ये ट्राइड भी उसका सही है। उसका जो नेक्स्ट ट्राइड था वो था 40, 88 एंड 137। तो यहाँ पर जब हम एवरेज निकालते हैं तो निकलता है 40 प्लस 137 अपॉन इज इक्वल टू 88.5। तो इस ट्राइड में भी हम ये देख सकते हैं कि इस ट्राइड के जो हमने एवरेज निकाला, एवरेज हमारा आया है 88.5। और इस ट्राइड में जो सेंटर वाला एटम है विच इज स्ट्रोंशियम, तो उसके लिए जो एटॉमिक मास है वो है 88। तो यानी कि ये वाला ट्राइड भी सही है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है ही सही, साथ ही साथ इनके एटॉमिक मास भी मिल रहे हैं। यानी कि जो एवरेज वाला एटॉमिक मास है और जो सेंटर का एटॉमिक मास है वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि ये ट्राइड भी सही है। पर लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशन ऑफ डॉर्ब्रिनर क्लासिफिकेशन। डॉब्रिनर ने जो ग्रुप बनाए थे, जो उसने ट्राइड दिए थे, वो केवल कुछ ही एलिमेंट्स पे लागू हो पाए। बट बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके 3-3 के ग्रुप बन ही नहीं पा रहे थे। हालांकि हम एटॉमिक मासेस उनके एवरेज निकाल सकते हैं, बट उनके 3-3 के ग्रुप ऐसे मिल ही नहीं पा रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो। तो ये केवल कुछ ही एलिमेंट्स पे फॉलो हो पाया, इसीलिए इसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आए वो थे न्यूलैंड। थर्ड वन इज न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसे जाना जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बेस्ट है हमारे म्यूजिक नोट्स पे। हमारे म्यूजिक जो नोट्स होते हैं वे हैं 8 नोट्स होते हैं विच इज सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो यहाँ पर न्यूलैंड ने क्या कहा कि जिस तरीके से म्यूजिक जो 8 म्यूजिक के नोट्स होते हैं उनको अगर हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो उसका फर्स्ट जो नोट है ये फर्स्ट नोट और जो उसका 8th नोट है ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। तो उसने क्या देखा कि फर्स्ट और 8 जो उसके नोट थे, म्यूजिक के नोट थे, वो सेम थे, यानी कि सा वो सेम थे। तो न्यूलैंड ने क्या कहा, जब एटम्स को जिस टाइम उस एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उस टाइम ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उसने क्या कहा कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया जाता है तो फर्स्ट और 8 एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उस टाइम जितने भी नोन जो एलिमेंट थे उन एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के। तो उस टाइम जो सबसे लाइट जो
एटम था वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम रखा उसने यहाँ पर, फिर टाइटेनियम, फिर रखा उसने मैग्नीज, फेरस, फिर रखा उसने कोबाल्ट एंड निकल, इन दोनों को एक ही साथ रख दिया उसने, फिर कॉपर, देन जिंक, इरिडियम। तो इस तरीके से उसने जितने भी उस टाइम डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उन एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और उसने क्या कहा कि फर्स्ट और एट्थ, ये तो है फर्स्ट और ये है एट्थ, तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट जो होंगे वो एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करेंगे। जैसे अगर इसको हम फर्स्ट मानते हैं तो ये हो गया एट्थ, अगर हम इसको फर्स्ट माने लिथियम को तो ये हो गया उसके रेस्पेक्ट में एट्थ। तो यानी कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, इसी तरीके से बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर हम एल्यूमिनियम को एक एक मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में क्रोमियम एट एटम होगा, तो यानी कि एल्यूमिनियम और क्रोमियम दोनों की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। तो इन सभी जो नोट्स थे, म्यूजिक के नोट्स को, उनको कम्प्लीटली जाना जाता था ऑक्टेव्स के नाम से। तो उसने, क्योंकि जो न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था ऑक्टेव्स पे, इसीलिए इसका जो क्लासिफिकेशन था उसे नाम दिया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टास। तो उस टाइम जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे वो 56 थे। फर्स्ट था हाइड्रोजन, और जो 56th वाला जो एटम था वो था थोरियम। तो उसने अरेंज किए उनको इस तरीके से, उनको अरेंज किया। इसके बाद लिमिटेशन, लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, इसकी लिमिटेशन